दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सरकार समझ गई है कि किसान आंदोलन अगर चलता रहा तो यह उसके गले की फांस बन सकता है। कृषि सुधार को लेकर नहीं बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो भी सुधार के कदम सरकार उठा रही है, किसान आंदोलन अगर चलता रहा तो फिर सवालिया निशान सीधे सीधे सरकार की अर्थव्यवस्था को चलाने की परिस्थितियों पर लग सकता है। यह किसान आंदोलन चलता रहा तो इस देश के भीतर में जितने भी मुद्दे हैं उनको एक जमीन मिल जाएगी। यह किसान आंदोलन अगर चलता रहा तो आने वाले वक्त में भारत की राजनीतिक सत्ता शायद उस तरीके से संसद के जरिए ही सही लेकिन ऐसे निर्णय नहीं ले पाएगी जो निर्णय इस देश के लोगों को हित न साधते हों। तो क्या वाकई सरकार ने एक आखिरी दांव चला है, एक ऐसा दांव जिसके पीछे सरकार की मंशा बहुत साफ है। सरकार इस बात को समझ रही है किसी भी हालत में यह आंदोलन खत्म होना ही चाहिए और जिस कानून का जिक्र किसान कर रहे हैं उसको लेकर आने वाले वक्त में परिस्थितियों को अनुकूल करके देखेंगे या फिर आने वाले वक्त में पहले से सचेत रहेंगे कि किसी तरीके से कोई आंदोलन इस तरीके से सर उठा ना सके, दिल्ली को घेर ना सके, इस देश के अलग अलग तबकों के भीतर में कुछ सवालों को पैदा कर ना सके, इस देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को तब तक पटरी पर लाने की कोशिश की जा सकती है। बाजार अर्थव्यवस्था के अनुकूल इस देश की मानसिकता को कानूनों के जरिए इस दौर में बनाया जा सकता है, लेकिन आंदोलन खत्म होना चाहिए और आंदोलन खत्म करने की पहली और आखिरी शर्त या कहें पहला और आखिरी दांव जो है वो सरकार ने आज चल दिया। जिस कानून को लेकर बार बार सरकार ने कहा हम 6 महीने से उसके पीछे गहन चिंतन कर रहे थे और इससे पहले की सरकारों ने भी कृषि सुधार को लेकर इस तरह की सोच रखी थी और हमने तो संसद से इस कानून को पास करवाया, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए। वही कानून हम अगले 1 से 1.5 बरस तक उसको स्थगित करने को तैयार है। जब तक स्थगित करेंगे उस बीच में कमेटी बना दी जाएगी और यह कमेटी में सरकार के लोग भी होंगे और किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे जो बैठेंगे और इस कानून पर चर्चा करेंगे कि कैसे इस कानून को पुनर्जीवित किया जाए, यानी इसको अमल में लाया जा सके। क्योंकि कानून रद्द करने की दिशा में सरकार की 2 टूक है, कानून रद्द नहीं होंगे। किसानों की आंदोलन को लेकर 2 टूक, आंदोलन इसलिए है क्योंकि कानून आपको रद्द करना चाहिए। तो यह आखिरी दांव है सरकार की तरफ से, जिस कानून को हमने ही संसद में पास किया चलिए उसको स्थगित कर देते हैं। लेकिन यह दांव क्या वाकई किसानों को इस दिशा में ले जा पाएगा जहां पर किसान समझ पाए कि आने वाले वक्त में उनके अनुकूल खेती हो जाएगी, या इस देश के भीतर में जो खेती का हाल है वह जिस स्थिति में इस देश के किसानों को ले जाकर खड़ा कर चुका है, तो क्या पहली बार किसानों के इस आंदोलन को उसमें एक नए तेवर दिए हैं कि अब इस देश की अर्थव्यवस्था को किसानों के अनुकूल होना होगा। और सरकार इससे बचना चाहती है क्योंकि सवाल एक नहीं, झटके में सरकार के इस आखिरी दांव के साथ कई सवालों ने जन्म ले लिया। पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट का इस देश में क्या कोई मतलब नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी यह कहकर बनाई और आज भी दोहराया कि वो एक्सपर्ट लोगों की कमेटी है। एक्सपर्ट या विशेषज्ञ उसी को कहा जाता है जो उस क्षेत्र के बारे में सबसे बेहतरीन जानकारी रखता हो। तो सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी के समानांतर सरकार कह रही है हम कमेटी बनाएंगे, कुछ हमारे लोग रहेंगे, कुछ किसान रहेंगे। ये हमारे लोग और किसान क्या होते हैं जब जिक्र देश का हो रहा है? और दूसरी तरफ जो एक्सपर्ट कमेटी है, फिर उसके दरवाजे पर कौन जाएगा जब आप इस बात को लेकर सहमति की दिशा में आगे बढ़ गए और मंत्री महोदय ने कह दिया हम कमेटी बना देंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट एक झटके में खारिज हो गया। पहली बात यह है। दूसरी बड़ी बात यह है कि दरअसल जब आप कमेटी बनाएंगे और 1.5 साल या 2 साल या 1 साल जो भी वक्त आप स्थगित करेंगे, यह वक्त इसलिए लिया जा रहा है कि कानूनों को लेकर एक सहमति बन सके, यानी मौजूदा वक्त में किसानों के भीतर जो सवाल हैं वो सवाल उलझे हुए हैं, वो सवाल भ्रमित उनको किए हुए हैं, उन सवालों का कोई मतलब नहीं है। संशोधनों के साथ आते तो ठीक था,
यानी सरकार मानकर चल रही है कि हम सिर्फ कानून को स्थगित करके इस कानून को 1 से 1.5 साल के बाद लागू कराने की परिस्थिति में आ ही जाएंगे। यही से सबसे बड़ा इस देश के भीतर में सवाल शुरू होता है, क्या वाकई किसानों का यह आंदोलन एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां सरकार की चूल्हे हिल रही हैं, जहां सरकार के सामने सबसे बड़ा सच इस देश की अर्थव्यवस्था और इस देश की किसानी को लेकर खड़ा हो गया है, जहां पर सरकार के सारे निर्णय जो किसानों के खिलाफ जाते रहे हैं। हमें लगता है कि आज इसका एक छोटा सा कच्चा चिट्ठा आपको जरा समझने की जरूरत होगी। और हम सिर्फ मोदी सरकार को नहीं लेंगे, इसके दायरे में मनमोहन सरकार को भी लेकर आएंगे। इन दोनों सरकारों के कच्चे चिट्ठे को जब हम देखना शुरू कर रहे थे तो कुछ चीजें आपके सामने रखते हैं, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि इस किसान आंदोलन ने दरअसल इस देश की जो मार्केट अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी है और उसी के अनुकूल जो बजट है और उसके जरिए जो पूरे के पूरे कृषि प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सेल करने की सोच है, उसका लाभ किसके पास जाता है और किसानों की आय क्यों नहीं बढ़ पाती है। और इस परिस्थिति में जो आय बिल्कुल खत्म हो जाती, इससे पहले की परिस्थिति में भी सरकार चीजों को लगातार इंप्लीमेंट कर ही रही है। राज्य दर राज्य इस देश के भीतर में 8 राज्यों ने इस देश के एक बड़े कॉरपोरेट ग्रुप को, जिनके गोडाउन्स बन रहे हैं, एफसीआई से समझौता हो रहा है, वो जाहिर अडानी का ग्रुप है। 7 राज्यों में उसको जमीन अलॉट की जा चुकी है, वहां पर वो गोडाउन बना रहा है, उसके लिए इस कानूनों की जरूरत नहीं है। इस देश के रिटेल सेक्टर में जो लोग हैं वह गोडाउन के जरिए माल उठाकर मार्केट में कीमत कैसे बढ़ाते हैं यह भी छुपा हुआ नहीं है। यह सारी चीजें इस देश में चल रही है, किस तरीके से एक्सपोर्ट होता है, किस तरीके से एग्रीकल्चर की दिशा में कितने कॉरपोरेट्स को लाभ होता है, ये सारी चीजें चल रही हैं। मसला सिर्फ इतना था कि इन 3 कानूनों के बाद जो पैसा लगाएगा उसके अनुकूल कानून हो जाएगा, यानी किसान अदालतों का दरवाजा भी नहीं खटखटा पाएगा, क्योंकि यह कानून बन गए। कानून नहीं बनने की परिस्थिति में भी इस देश में धीरे धीरे चीजें लागू हो ही रही थी। लेकिन जरा आज ये समझ लीजिए, हमको लगता है एक टारगेट लेते हैं 2010 और 2020। 2010 में इस देश में एग्रीकल्चर बजट कितना था, इस देश में कितना प्रोक्योरमेंट होता था, इस देश के भीतर में जो प्रोडक्शन था वो कितना था, इस देश के भीतर में एमएसपी थी वह कितनी थी, इस देश के भीतर में एमएसपी की कीमत पे सरकार कितना अनाज खरीद पाती थी, और इस दौर में कितना एक्सपोर्ट में चला गया, इस दौर में किसानों की आय क्या रही। 2010 और 2020, 2010 का डाटा पहले सुनना शुरू कीजिए और 2010 और 2020 में जब आप तुलना करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल इस देश के भीतर में इस किसान आंदोलन ने पहली बार इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि इस मौजूदा सरकार नहीं बल्कि इस देश के भीतर में जो पूरी की पूरी मार्केट इकोनॉमी है, जो बाजार अर्थव्यवस्था है, वो किसानों के कितने खिलाफ है ये खुले तौर पर आप समझ जाएंगे। 2010 में भारत सरकार का बजट हुआ करता था 14,103 करोड़। 2020-21 में यह बढ़ते बढ़ते हो चला है 67,762 करोड़, 67,762 करोड़। यानी इस 10 साल में 53,656 करोड़ कृषि मंत्रालय का बजट बढ़ गया। अच्छी बात है, बढ़ गया। इस दौर में जो प्रोडक्शन था इस देश में फूड ग्रेन्स का, वह मिलियन मीट्रिक टन में अगर आप तब्दील कीजिए तो 2010 में होता था 218.11 मिलियन मीट्रिक टन। 2020 में होता है 295.67 मिलियन मीट्रिक टन। यानी 10 साल में जो इजाफा हुआ है फूड ग्रेन्स में वह 77.56 यानी लगभग 77.56 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ा है। बजट बढ़ा 53,000 करोड़, प्रोडक्शन बढ़ा 77 मिलियन मीट्रिक टन। अब यहां से शुरू होता है एमएसपी क्या थी उस समय, चावल की या धान की और गेहूं की यानी वीट की। उस समय 2010 में 1000 एमएसपी प्राइस थी, 1000 प्रति क्विंटल राइस की, यानी धान लिया जाता था 1000 प्रति क्विंटल का। 2020 में यह बढ़ते बढ़ते आ गया है 1868 रुपए, यानी 868 रुपए का इजाफा हुआ
एमएसपी में कोई भी सरकार कहेगी, चाहे वो मनमोहन सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, एमएसपी तो लगातार बढ़ रहा है और कमोवेश 50-100 रुपए बढ़ते रहा है। जो गेहूं था उसकी एमएसपी थी 2010 में 1100 रुपए, 2020 में यह एमएसपी है 1925 रुपए, यानी 825 रुपए का इजाफा यहां भी है। सब चीजों का इजाफा हो रहा है। इसके बाद जो एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट 2010 में तकरीबन 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसमें सारे प्रोडक्ट आ गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जो होता था वो 10,000 करोड़ का होता था 2010 में। 2020 में ये बढ़ते बढ़ते 43,805 करोड़ हो चला है, 43,805 करोड़, 4 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगा। जो राइस और वीट यानी गेहूं और चावल का जो एमएसपी था वह भी लगभग 800 रुपए बढ़ गया। जो प्रोडक्शन था वह भी लगभग 77 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ गया। जो बजट था वह भी बढ़ गया 53,636। लेकिन किसानों की आय कितनी बढ़ी? 2010 में इस देश में एवरेज किसान की आय जो प्रति महीने की थी वह सिर्फ 5,000 रुपए थी और आज की तारीख में वह 6,500 रुपए है, यानी 1,500 रुपए महीने का। इस 10 साल में किसानों की आय बढ़ी है। इस दौर में महंगाई दर भूल जाइए, इस दौर में बैंकों के इंटरेस्ट में कितनी कमी आई सब भूल जाइए। इस दौर में खेती करने के दौरान जो भी इनपुट लगता है, उसमें बीज का, फर्टिलाइजर का, सिंचाई करने में, डीजल की कीमत में, इन सारी चीजों को भूल जाइए और ट्रैक्टर लेने में, ट्रैक्टर खरीदने में, ट्रैक्टर से सींचने में, सारी चीजों को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। सिर्फ 1,500 रुपए इजाफा प्रति किसान आय 10 साल के भीतर में हुआ। इस इनकम को अगर आप सरलता से समझना चाहें कि ये तो एवरेज है, सबसे कम जो किसानों की आय है वह बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है। इन जगहों पर 5,000 से भी कम की आय आज भी है। और जो सबसे मैक्सिमम है वो हरियाणा है, लगभग 14,000, पंजाब है लगभग 16,000। अगर उसके लिहाज से भी आप देखना शुरू करें तो इनकम पर डे की जो थी 2010 में 100 रुपए से लेकर 333 रुपए तक थी 2010 में, यानी 10 साल पहले। 10 साल बाद 2020 में आय बढ़ी किसानों की 100 रुपए से 116 रुपए हुई, जो सबसे कम कमाई वाले जो 5-6 राज्यों का हमने आपसे जिक्र किया। और जो मैक्सिमम है जिसमें हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक आता है और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है, उसमें जोड़िएगा तो मैक्सिमम 533 तक गया, यानी 333 से 533 मैक्सिमम हुआ है। और जो छोटे राज्य हैं जहां पर बड़े कमजोर खेती है, वहां पर आय कम होती है, वो 100 रुपए से 116 रुपए हुआ है। यानी मंथली जो था 2010 में 3,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की कमाई इस देश के छोटे बड़े सीमांत सभी किसानों की इसी एवरेज में चलती थी। 2020 में यह बढ़ी तो 3,500 रुपए से 16,000 तक की स्थिति में आई है। अगर आप एक साल का जोड़ना चाहते हैं तो 36,000 से 1,20,000 उस दौर में 10 साल पहले कमाई थी। सबसे कम कमाई जो छोटे जगहों की थी, वहां पर जिसमें जो गरीब राज्य हैं वो उन राज्यों में थी लगभग 36,000 रुपए साल की कमाई, और 1,20,000 कमाई हुआ करती थी जो रईस राज्य किसानों के लिए माने जाते थे, जहां पर सबसे ज्यादा एमएसपी की खरीद भी हो रही है। एमएसपी का सच भी आपको बताएंगे। लेकिन 2020 में 36,000 से बढ़कर 42,000 पहुंचे और 1,20,000 से बढ़कर 1,92,000 पहुंचे। यह ईयरली कमाई है, एक ईयर की। लेकिन इसके ठीक पैरेलल में अगर आप चले जाएंगे, एग्रो से जुड़ी हुई कंपनियों को कितना लाभ होता है। जब इनको 500 रुपए भी लाभ नहीं हो पाता है, और अधन्नी तब इसलिए लगता है कि सरकार और जो मोदी सरकार कहती है कि हम किसान सम्मान निधि देते हैं, एक दिन का 16 रुपया, 4 महीने का 2,000 रुपया, साल भर का 6,000 रुपया, तो भी लगता है यह वाकई बड़ी रकम है। क्योंकि इस देश के भीतर में किसान की कमाई अगर 100 रुपए से 500 रुपए के बीच में डेली की कमाई उलझी हुई है, इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद, और वह भी फसल से नहीं बल्कि मजदूरी से भी आती है, पशुधन से भी आती है, यह सारी कमाई उसमें जड़ती चली जाती है। कोई दूध भी बेच रहा होता है वह भी इसमें जुड़ जाता है। इस स्थिति के भीतर किसान है तो सोचिए कि यह पूरी इकोनॉमी भारत
की जो भी बजट के साथ रहती है वो किसानों के अनुकूल कभी नहीं थी। और नहीं थी, जब हम इस बात का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो इसके पैरेलल में क्यों नहीं थी यह भी समझना होगा। और इसके लिए आपको जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां एग्रो के फील्ड में है, उनका रेशियो 2010 से 2020 तक देखेंगे तो एक्सपोर्ट की तुलना में जो प्रॉफिट का रेंज है वो लगभग 100% ज्यादा हो गया है। एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के इजाफा 100 गुना कर दीजिए आप। इस तेजी से उनकी रफ्तार बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत का फूड प्रोडक्शन जो भी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है, वो बड़ी तादाद में इस दौर में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उनको लाभ हो रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि जो छोटे किसान हैं, मंझोले किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनकी स्थिति इस दौर में नाजुक इतनी ज्यादा रही कि 10 साल में उनका प्रति वर्ष अगर निकालिएगा तो उनको कितना पैसा लाभ हुआ, पैसा, रुपया नहीं, सिर्फ उनकी आय बढ़ी है 75 पैसे के हिसाब से। यह कल्पना के परे है कि 75 पैसे के हिसाब से हर साल उनकी आय बढ़ी है, यानी वो गरीब दर गरीब और होते गए हैं। 2010 में जो किसान था, 2020 में उस छोटे सीमांत या मंझोले किसान से मिलिएगा तो उनकी स्थिति और नाजुक हो गई है। अब इसके पैरेलल का अगला सवाल है, क्या इस दौर में सरकार ने अपने तरीके से एक बिसात बिछाई जिसमें कैश क्रॉप हो, जिसमें कॉरपोरेट के साथ समझौता करके किसान जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है उनको कुछ ज्यादा पैसा तुलना में मिलने लगा? यकीन जानिए यही हुआ है। जो गेहूं, जो चावल यानी धान, जो दाल उपजाते हैं, उनके लिए मुसीबत इस दौर में बढ़ती चली गई। इतना ही नहीं, कॉटन जो उगाते हैं उनके लिए भी मुसीबत बढ़ती चली गई। सब्जियों की स्थिति इस दौर में कुछ ठीक हुई, लेकिन झटके में इस कानून के जरिए एक नई परिस्थिति है कि थोक में कोई भी खरीद सकता है और बाजार में नहीं बेच सकता है, यानी अपने गोडाउन में उसको जमाखोरी करने का वो अधिकार है। सरकार ने जो 3 कानूनों पर रोक लगाने की बात की है, वो 3 कानून क्या कहते हैं? वो कहते हैं अभी आप जमाखोरी नहीं कर पाइएगा, अभी आप मंडी को खत्म नहीं कर पाइएगा, अभी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर पाइएगा। यही 3 महत्वपूर्ण बात है जो सरकार कह रही है हम रोक लगा देंगे। लेकिन इसके पैरेलल में देखना शुरू कीजिए, और इसके पैरेलल में एमएसपी का जिक्र सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। एमएसपी को कानून बनाने को लेकर सरकार कह रही है पहले जैसी स्थिति रहेगी। तो यह भी आज समझने की कोशिश कीजिए, इस देश के भीतर में 2020 में भी सिर्फ 80 लाख किसान हैं। जी, सिर्फ 80 लाख किसान हैं जो एमएसपी पे जिनकी हिस्सेदारी हो जाती है, यानी उन तक कभी कभी एफसीआई पहुंच जाता है कि आपसे हम अनाज खरीदेंगे। एक उदाहरण आपको दे देते हैं, जैसे अक्टूबर के महीने में जब पैडी, जिसको हम लोग धान कहते हैं, वो जब खरीदा जा रहा था तो तकरीबन 22,026 करोड़ का वो धान खरीदा गया। और लेकिन कितनों से खरीदा गया, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। वो तकरीबन इस देश के 10,09,000 किसानों से ही खरीदा गया, यानी किसानों की संख्या इस देश में 14.5 करोड़। छोटे मंझोले किसान जो हैं उनकी तादाद 12.5 करोड़, और बड़े किसानों को जो हम रखते हैं उसमें तकरीबन 2 करोड़ किसान हैं। उन 2 करोड़ किसान में भी जो सिर्फ 80 लाख किसान आ पा रहे हैं, उन्हीं को एमएसपी की स्थिति का लाभ मिल पा रहा है, जो धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। क्योंकि 2010 में जब आप चले जाइएगा तो एमएसपी पर अनाज खरीदने की जो तादाद थी वह 16% थी, और आज 6 से 7% है, यानी वह भी सरकार धीरे धीरे कम करती चली गई। जो प्रोक्योरमेंट होता है, जो एफसीआई के गोडाउंस में है, वह कमोवेश एक जैसा पिछले 15 सालों से रहा है। पिछले 10 सालों का भी जिक्र मत कीजिए, 2005 से भी अभी तक कमोवेश वही स्थिति रही है। इसके मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसानों के अनुकूल चीजें कभी नहीं रही। किसान जिस प्रोडक्ट को उपजाता है, जो खेती के जरिए, चाहे वो गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो ज्वार हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे दालें हो, सब्जियां हो, कुछ भी हो, इन परिस्थितियों में इन कानून ने झटके में उनको एक गुलामी की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि आप उपजाते रहिए, आपके प्रोडक्ट को हम किस रूप में खरीदेंगे ये हम तय करेंगे। क्योंकि सरकार एमएसपी का कानून नहीं बनाएगी, यानी जो 22-23 फसलों की एमएसपी का जिक्र है, अगर वो कानून की शक्ल में आ जाता है तो किसी को भी उसी कीमत पे कम से कम खरीदना पड़ेगा।
लेकिन जो सोचा गया इस देश के भीतर में एफसीआई के निर्माण के साथ, जो सोचा गया इस देश में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ, उसमें बजट का इजाफा जो किया जाता है, ये बजट भी बड़ा अबूझ बजट है। बजट बढ़ते चला गया लेकिन किसानों की हालत बदतर होती चली गई। किसान प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करता चला गया लेकिन किसानों की हालत बदतर होती चली गई। सरकार एमएसपी बढ़ाती चली गई लेकिन एमएसपी का लाभ बहुसंख्य किसानों तक तो नहीं ही पहुंचा, जिनके पास भी पहुंचा उनकी भी आर्थिक स्थिति डामाडोल होती ही चली गई। इसीलिए यह किसान आंदोलन भारत के अपने राजनीतिक इतिहास में शायद एक माइलस्टोन है, क्योंकि जिस दिशा में यह किसान आंदोलन चल पड़ा है वह शायद भारत की अर्थव्यवस्था की राजनीतिक समझ को बदलने का मादा रखता है। और सरकार की गले में हड्डी यही आंदोलन इसलिए बन गया और इसीलिए उसने अपने बनाए हुए कानून को स्थगित करने का आखिरी दांव चला। लेकिन सवाल यह है कि अब तो बजट सत्र भी शुरू होने वाला है, यानी पार्लियामेंट भी सजेगी। तो पार्लियामेंट अगर सजेगी तो वहां विपक्षी नेता खुले तौर पर कृषि कानूनों को वापस लेने की आवाज उठाएंगे। जब वो आवाज उठेगी तो बजट तब तक पेश होने की, 1 फरवरी को बजट पेश होना है, वो बजट पेश होने का दिन आ चला होगा। उस बजट में एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए आप क्या कर रहे हैं, यह भी सवाल आ जाएगा। इस सवाल के साथ यह भी आएगा कि इस कानूनों के जरिए अगर कॉरपोरेट को लाभ हो रहा है तो किसानों को जो क्षति पूर्ति हो रही है उसको आप कैसे पूर्ति करेंगे, यह भी सवाल उठ जाएंगे। यानी किसी भी हालत में इस बजट सत्र के शुरू होने से पहले यह किसान आंदोलन को हर हाल में सरकार चाहती है यह स्थगित हो जाए, आंदोलन भी स्थगित हो जाए, आंदोलन भी खत्म हो जाए, घर लौट जाए लोग, क्योंकि दोबारा परिस्थिति जब आंदोलन की बननी होगी सरकार इसको संभाल लेगी और एक नई परिस्थितियों के साथ सरकार फिर सामने आएगी। और अगर पार्लियामेंट शुरू होता है तो विपक्ष नारे लगाएगा और कहेगा कि इस कानूनों को वापस लीजिए, और तब आपको पार्लियामेंट को स्पेशली बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि चलती हुई पार्लियामेंट में ही इन कानूनों को वापस लेने के लिए उस संसद के भीतर में बहस हो सकती है। यह एक संवैधानिक प्रावधान है, यानी आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। तो आंदोलन, किसान आंदोलन एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ा है जहां पार्लियामेंट शुरू होने वाली है। किसान आंदोलन एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ा है जहां इस देश की इकोनॉमी को लेकर जो पूरी तरीके से एंटी फार्मर है, एंटी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, उसके काउंटर में आकर वहां पर वो आंदोलन खड़ा। ये आंदोलन पहली बार इस देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था में सरकार ने किस तरीके से कैसे गलत सलत निर्णय लिए हैं, शायद उसके भी उस मुहाने पर आकर खड़ा हुआ है जहां पे संसद के भीतर से आवाज हो या ना हो लेकिन सड़क से आवाज आ रही है। और शायद यह उसी कड़ी की दिशा में है जहां पर आज कृषि मंत्री को कहना पड़ा कि हम 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं। इस देश की जीडीपी और इकोनॉमी का हाल यह है, अगर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और मूडीज की माने तो यह इकोनॉमी अगले 2022 तक पटरी पर आने की स्थिति में नहीं है। यानी सरकार के पास जब खजाने में पैसा ही नहीं होगा तो वह एग्रीकल्चर को क्या देगी, पैसा ही नहीं होगा तो वह एफसीआई को क्या देगी। एफसीआई तो खुद 3.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। जब पैसा नहीं होगा तो फिर एफसीआई एमएसपी पर कैसे खरीदेगा, और एमएसपी अगर बीते 10 बरस में 16-17% से घटकर 6-7% पर ही आ गई जहां पर प्रोक्योरमेंट के लिए खरीदा जाता है, तो यह इस दौर में खत्म हो जाएगा, नहीं लिया जाएगा या उतना ही लिया जाएगा जो कि क्षतिपूर्ति यानी मुसीबत के वक्त में अनाज को बांटा जा सके, या इस देश के राशन दुकानों पर सिर्फ वो अनाज जो पीडीएस सिस्टम हमारे यहां चल रहा है उस अनुकूल किया जा सके। यानी आखिरी सवाल है, संदेश आज की मीटिंग का बड़ा साफ है, सुप्रीम कोर्ट की कोई अहमियत नहीं, उसकी कमेटी की कोई अहमियत नहीं। आंदोलन ऐसे मुहाने पर आ गया जहां सरकार की सांसें फूलने लगी है और पहली बार सरकार ने अपने ही संसद द्वारा पारित कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव देकर शायद एक ऐसा चुग्गा फेंका है जिस जाल में किसान फंस जाए तो ठीक है, अन्यथा इस देश में बदलाव की धारा जो है शायद राजनीतिक सत्ता को भी किसानों के जरिए सही लेकिन पाठ तो पढ़ा देगी। किसान क्या फैसला करते हैं मीटिंग में, इंतजार आपको भी होगा, हमें भी होगा। लेकिन सवाल यही है, इस दौर में लगभग 70 किसानों की शहादत भी हुई है।
इस दौर में इस देश के किसान जो कर्ज में डूबे हुए हैं, साहूकारी के क्षेत्र में उनका लगातार खुदकुशी की खबरें आती हैं, बैंक से लोन ले पाने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। इन सारी परिस्थितियों के बीच में इस दौर में अब सरकार के पास देने के लिए पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसने ही गलत अर्थव्यवस्था को अपनाया है, बैंक तक कंगाल होने लगे हैं। तो क्या इस देश में किसान इस देश को राह दिखाएगा या 1.5 साल कानून स्थगित करके कमेटी की दिशा में जाएगा? इंतजार हम और आप दोनों करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।